Hello everybody, this is JSN classes and welcome to Humanities Pro series. So आज हम चैप्टर 6 लेकर आ गए हैं कंटेम्प्रेरी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 6 दैट इज इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक चेकलिस्ट आपने चेक कर लेनी है कि ओवरऑल टॉपिक्स हमने इसी वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में कवर करने हैं, राइट? तो आप देख सकते हैं ओवरऑल टॉपिक्स हमें कवर कर। ऑल राइट, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज एनवायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, राइट? फर्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड कंसर्न, राइट? ग्लोबल पॉलिटिक्स आई मीन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर एनवायरमेंट वैसे तो बहुत बड़ा कंसर्न है पूरे वर्ल्ड के लिए। विद द टाइम आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूसली एनवायरमेंट डिग्रेड होता जा रहा है, बहुत सारे इसके पीछे फैक्टर्स हैं, राइट? तो पॉइंटर वाइज हम समझेंगे कि आखिरकार ग्लोबल पॉलिटिक्स में एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या कंसर्न्स हैं, राइट? तो थ्रू आउट दी वर्ल्ड अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कल्टीवेबल एरिया इज वेयरली एक्सपेंडिंग एनीमोर। जो कल्टीवेबल एरिया है ना वो बिल्कुल भी मतलब बहुत बेयरली एक्सपेंड हो पा रहा है, राइट? वो बचा ही नहीं है, सिंपल। एंड अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल लैंड इज लूजिंग फर्टिलिटी। और जो लैंड मतलब कह सकते हैं एग्रीकल्चरल लैंड जो एग्जिस्ट है ऑलरेडी, उसकी फर्टिलिटी भी कॉन्टिन्यूसली क्या होती जा रही है? लूज होती जा रही है। मतलब जमीन की जो नमी होती है ना, राइट, जितनी लैंड फर्टाइल रहेगी, फर्टिलिटी रहेगी, उतना एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हार्वेस्टिंग को आसानी मिलेगी, राइट? बट विद टाइम लैंड यूजेस कैटेगरी बढ़ता जा रहा है, कल्टिवेबल एरिया ही नहीं बचा उतना ज्यादा कि हम और भी एरिया को कल्टीवेट करें और उसको शिफ्ट मतलब कर दें, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, राइट? तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि मतलब जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है ना, वैसे वैसे सबसे बड़ा मतलब हम ये कह सकते हैं लैंड की जो फर्टिलिटी है ना वो लूज होती जा रही है, सिंपल। अब इस चैप्टर का नाम आप पहले समझो, यहाँ पे आपने कनेक्ट करना है और कुछ नहीं करना। इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? एज यू ऑल नो कि नेचुरल रिसोर्सेज लैंड एयर वाटर तीनों चीज, राइट? और यही तीनों चीज हमारे एक इन्वायरमेंट का पार्ट है, राइट? अब उसमें हम अगर वाटर की बात करें या फिर लैंड की बात करें, एयर की बात करें, तो इन सब में ना कहीं बहुत सी चीजें मिक्स होती चली जा रही है जिस वजह से डिग्रेडेशन आ रहा है। मतलब कि जैसे अगर हम बात लैंड की करें तो लूजिंग फर्टिलिटी, फर्टिलिटी लैंड की लूज होती जा रही है, राइट? जो भी सब्सटेंशियल पोर्शन मतलब कह सकते हैं एग्जिस्ट है एग्रीकल्चरल का, राइट, एग्रीकल्चरल लैंड का, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, एक एक पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है, राइट? तो आइए थोड़ा सा अब हम HDR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें। अकॉर्डिंग टू द HDR रिपोर्ट 2016 ऑफ द यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब इस डेटा का ये कहना है 2016 में ये कहना था, राइट, 663 मिलियन पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब कि इतने लोग डेवलपिंग कंट्रीज से जिनके पास हैव नो एक्सेस टू सेफ वाटर। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। सेफ वाटर का एक्सेस नहीं था इतने लोगों के पास, राइट? 2.4 बिलियन हैव नो एक्सेस टू सैनिटेशन, साफ सफाई का कोई एक्सेस नहीं था। कई लोग तो ऐसे ही मर जा रहे थे, मतलब मतलब कि सेफ वाटर का एक्सेस नहीं मिलेगा अगर हमें, तो हम तो वैसे ही बीमारी से प्रेरित हो जाएंगे, मतलब कि पीड़ित हो जाएंगे कहने का मतलब है, राइट? और अगर सैनिटेशन हमारे आसपास में इन्वायरमेंट में अगर स्वच्छता नहीं रहेगी तो ऑफकोर्स सी बात है यार, दिक्कत तो आएगी ना। तो यही रीजन था, यही एक मतलब कारण है भी, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ मोर देन 3 मिलियन चिल्ड्रन एवरी ईयर। मतलब 3 लाख मिलियन चिल्ड्रन की डेथ हो जा रही है, मतलब हर साल में इतना डेटा डेटे कहने का मतलब ये है, इस डेटा का कहने का मतलब ये है। तो रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ मोर देन 3 मिलियन चिल्ड्रन एवरी ईयर, राइट? 3 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे इसी वजह से हर साल मर रहे हैं, राइट? तो HDR की रिपोर्ट का मतलब कहने का ये है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कहती है कि नो एक्सेस टू सेफ वाटर, नो एक्सेस टू सैनिटेशन, जिस वजह से 3 लाख मिलियन से भी ज्यादा बच्चों की डेथ हो जा रही है इस वजह से, राइट? सो इसके अलावा भी और सारे मतलब रीजंस हैं जो कि इन्वायरमेंट बहुत बड़ा, इसके अलावा भी बहुत सारे कंसर्न हैं ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस कंटिन्यूअस ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट इन एरिया विच आर रिच इन स्पीसीज, जहां पर सबसे ज्यादा जानवर रह रहे हैं, राइट, जहां पर उनका मतलब जीवन यापन चल रहा है, बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो रहा है। अब यार आप एक चीज बताओ,
आप सारे फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हो, बेचारे जानवर कहाँ जाएंगे, वो भी तो एक मतलब दिक्कत क्रिएट करेंगे ना, प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ना, राइट। है तो वो भी हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट, राइट। एक रीजन ये भी है। स्टेडी डिक्लाइन इन द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर कॉमनली रेफर्ड टू एज द ओजोन होल poses a real danger to ecosystem and human health, right। ओजोन लेयर डिप्लीशन भी होती जा रही है, जिस वजह से हमारे इन्वायरमेंट के मतलब कह सकते हैं इकोसिस्टम भी डेंजर में है और ह्यूमन हेल्थ तो है ही, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट ना एक बहुत बड़ा कंसर्न है ग्लोबल लेवल पर, राइट। कोस्टल पोल्यूशन टू इज इंक्रीजिंगली हाई, मतलब कोस्टल पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अब आप देखें कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में ना एयर में कितनी सारी गैसेस मिक्स है। अब हमें ये नहीं पता कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स की गैसेस मिक्स है, बट वो हमारे ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, राइट। अब जैसे कोल्ड, वायरस, ये सब चलता रहता है ना, अभी चल ही रहा है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि मतलब किस तरह से लोग इससे बीमार पड़ रहे हैं, मतलब पोल्यूशन भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है, राइट। तो वर्ल्ड लेवल पे बढ़ रहा है, खाली सिर्फ हमारे दिल्ली में नहीं है, पूरे मतलब वर्ल्ड में है, राइट। इंटरनेशनल एजेंसीज, अब हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल एजेंसीज क्या कर रही है इन सारे कंसर्न को देखते हुए। तो इंटरनेशनल एजेंसीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, अब भाई ऑफकोर्स सी बात है, जो प्रॉब्लम है उससे जुड़ी हुई एजेंसी ही उस प्रॉब्लम पे डील करेगी, लाइक यूएनईपी, राइट। यूएनईपी ने मतलब holding international conferences and promoting detailed studies to get a more coordinated and effective response to environmental program, right। यूएनईपी ने मतलब एक इनिशिएटिव ले ही लिया था बहुत पहले 1992 के आसपास कि अब हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आई मीन अर्थ समिट करते हैं, जिससे जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उस पर डील की जा सके, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके, राइट। तो अब ऑफकोर्स सी बात है यार, अगर वर्ल्ड लेवल पे एक इन्वायरमेंट कंसर्न है तो वर्ल्ड लेवल की एजेंसी ही इस चीज पे डील करेगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल रियो समिट हेल्ड हुई थी 1992 जून में। रियो समिट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि रियो दी जनारियो में हुई थी, ब्राजील के अंदर। ब्राजील के अंदर एक जगह मतलब है रियो दी जनारियो, यहाँ पर अर्थ समिट हेल्ड होती है 1992 जून में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपने भी घर पे नोटबुक में लिख लेना है, कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, राइट। रियो समिट प्रोड्यूस कन्वेंशंस डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज। इस समिट ने डील किया कि अब क्लाइमेट कैसे चेंज हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री, रिकमेंडेड अ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस कॉल्ड एजेंडा 21। एजेंडा 21 रखा था। कहने का मतलब है कि एक मीटिंग हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, एक समिट हो रहा है जिसमें हम क्लाइमेट चेंजिंग के ऊपर ना डील करेंगे कि किस तरह से हम जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसे रिजॉल्व किया जा सकता है, राइट। उस पर कैसे एक्शन लिया जा सकता है, राइट। कैसे ये बड़ी प्रॉब्लम को हम खत्म कर सकते हैं, वैसे खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ लिमिटेशन लगा के ना कम कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है, राइट। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, आई होप आपको समझ में आया हो। बनाकर भी आप लिख सकते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन्वायरमेंट बहुत बड़ा एक कंसर्न है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है, राइट। बाकी जितनी मर्जी सबमिट कर लो, प्रॉब्लम तो वही की वही है। आप देख सकते हैं कि विद टाइम पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है और उससे हमारी ह्यूमन हेल्थ को आई मीन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ते जा रहा है, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन। अब यहाँ पर हम ग्लोबल कॉमन के प्रोटेक्शन की बात करेंगे। ग्लोबल का मतलब वर्ल्ड, कॉमन मतलब रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जो सबके लिए कॉमन है, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी मतलब बात कि कहने का मतलब क्या है, राइट। कॉमन आर द रिसोर्स शेयर्ड बाय द कम्युनिटी एज अ होल, नॉट इंडिविजुअली। कॉमन रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो कि सभी के बीच शेयर्ड होता है, किसी इंडिविजुअल के पास नहीं। अब जैसे ये एनवायरनमेंट है तो वर्ल्ड में हर कंट्री का अपना एनवायरनमेंट है, राइट। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई भी कंट्री बिना एनवायरनमेंट के हो, राइट। अब इसमें हम ना इन्वायरमेंट आई मीन कॉमन रिसोर्स के प्रोटेक्शन की बात करें, राइट। सो देयर आर सम आर लोकेटेड आउटसाइड द सोवरेन जुरिडिक्शन ऑफ एनी वन स्टेट एंड देयरफॉर रिक्वायर कॉमन, राइट। कुछ ऐसे रीजन है जो कि जुरिडिक्शन से बहुत बाहर है, राइट, और उन्हें नीड है कि वहां पर भी कॉमन रिसोर्स की प्रोटेक्शन की जा सके। अब क्या है कि कुछ ऐसे रीजन हैं जैसे एंटार्क्टिक रीजन्स, राइट, ये बचपन में भी आपने पढ़ा है, बट दे इंक्लूड द अर्थ एटमॉस्फेयर, एंटार्क्टिका, द ओशियन फ्लोर, आउटर स्पेस, अ नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स वर साइंड इन सच दैट, राइट,
इन रीजन्स के लिए कुछ एग्रीमेंट साइन किया गया जिससे इनकी प्रोटेक्शन कर दी गई, जैसे 59 में एंटार्क्टिक ट्रीटी, 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 91 में एंटार्क्टिक इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल। मतलब ये कि जो रीजन्स आउटसाइड दी जुरिडिक्शन आते हैं, राइट, उनकी भी तो प्रोटेक्शन होनी चाहिए ना, राइट। इसीलिए इस टॉपिक का नाम द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन रखा गया। आई होप आप समझ पाए हो। अब हम नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस इस टॉपिक से थोड़े से ज्यादा रहते हैं, राइट। इस टॉपिक को ना बहुत लॉजिक से समझना। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बात यह है कि कॉमन कॉमन मतलब एक ऐसी चीज, यहाँ पर ऐसी चीज इन्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे वर्ल्ड इज डिवाइडेड टू पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल इज डेवलप्ड पोल, साउथ पोल इज डेवलपिंग पोल्स, राइट। कहने का मतलब ये है पोल दोनों हैं, लेकिन सबकी जिम्मेदारी अलग अलग होनी चाहिए कि कौन कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन ज्यादा डिटोरिएट कर रहा है। तो जो ज्यादा डिटोरिएट करेगा वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। ये टॉपिक का मतलब है। बाकी इसको और भी ब्रॉडली समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ ओवर एनवायरमेंट इश्यूज। क्या डिफरेंस है नॉर्थ और साउथ की कंट्रीज में, राइट। इन शॉर्ट समझे तो नॉर्थ कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाली कंट्री है, राइट। अब इसी का अपोजिट जो है वो साउथ है, वो इतनी इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, राइट। So developing countries of the south developing countries feels that much of the ecological degradation in the world is the product of industrial development undertaken by the developed country। देखो साउथ पोल कंट्रीज का कहना है कि सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन आ रहा है ना वो नॉर्थ पोल से आ रहा है, आई मीन डेवलप्ड कंट्री से आ रहा है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड है, राइट। ज्यादा इंडस्ट्रीज वहां से चल रही है, ज्यादा गैस एमिशन वहां से हो रहा है, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ज्यादा बनती है। अब दिखती बात है कि जो गंदगी ज्यादा बचाएगा वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। सो दिस एग्रीमेंट वाज एक्सेप्टेड इन द रियो डिक्लेरेशन ऑफ एट द अर्थ समिट इन 1992। ये एग्रीमेंट मतलब रियो डिक्लेरेशंस के अर्थ समिट में एक्सेप्ट कर लिया गया था एंड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। अब ये जो एग्रीमेंट था ना, मतलब ये बेसिकली आउटकम है, राइट, किसका, अर्थ समिट का। अर्थ समिट का आउटकम है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यही चीज एक्सेप्ट की गई थी अर्थ समिट के अंडर। और 92 में फिर एक और एजेंसी मतलब आई थी UNFCCC, जिसको यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंजिंग कन्वेंशन या कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजिंग, कुछ भी कह लो। UNFCCC ऑल्सो प्रोवाइड दैट द पार्टी शुड एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी। मतलब एक और आउटकम देखा गया था UNFCCC का, जिसने एक मतलब क्या चीज प्रोवाइड करी थी, इक्विटी प्रोवाइड करी थी। मतलब ये कि जैसे लेट से नॉर्थ कंट्री से ज्यादा मतलब गैस एमिशन हो रहा है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बनेगी, राइट, इस तरह से। बाकी क्योटो प्रोटोकॉल भी ऑल्सो एक मतलब आउटकम ही था, इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेटिंग टारगेट फॉर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन। क्योटो प्रोटोकॉल भी एक एग्रीमेंट साइन किया गया था इंटरनेशनल लेवल पर, इसीलिए इस एग्रीमेंट को हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें यह डिसीजन लिया गया कि ग्रीन हाउस गैस, राइट, ग्रीन हाउस गैस एमिशन नॉर्थ पोल से ज्यादा एमिट हो रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो उनको लिमिटेशन दी जाएगी, राइट। जैसे लेट से 3.8 टन अप्रॉक्स नॉर्थ कंट्री में गैस एमिशन है, इसके हाफ से भी मतलब बहुत कम है डेवलपिंग कंट्री में, राइट। इसलिए इंडिया चाइना को क्या कर दिया गया था, इस प्रोटोकॉल से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था। सर्टेन गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एक्सेट्रा, इन टाइप्स की गैसेस होती है ग्रीन हाउस गैसेस में जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है पोल्यूशन को फैलाने में, आर कंसिडर्ड एटलीस्ट पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, राइट। मतलब हम ये कह सकते हैं जो ज्यादा गैस एमिशन कर रहा है ना वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, राइट। इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट साइन हुआ कि इस प्रोटोकॉल एग्रीमेंट के अंदर एटलीस्ट लिमिटेशन तो दे दी जाएगी, राइट। नॉर्थ कंट्री को एक दायरा दे दिया जाएगा कि आप इस लेवल पे ही मतलब कोई एमिशन कर सकते हो। फिलहाल तो ये एग्रीमेंट कट करने के उसमें था कि हाँ ग्रीन हाउस गैस कट कर दे किसी तरीके से, जो 3.8 है तो 3.5 तक ही करे, उससे और कम करे, जिससे पोल्यूशन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है एनवायरनमेंट सेफ रहेगा, राइट। अब एफर्ट्स जितने मर्जी मार लो यार, एनवायरनमेंट तो देखो आज 2024 आ चुका है, 25 आने वाला है,
बिल्कुल डेटोरिएट होता जा रहा है। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी ना उतना एनवायरनमेंट खराब होगा, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसीलिए रुकी हुई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यही है, विदाउट एनी इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट, राइट। बिना एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट किए, आई मीन हार्म किए जिस तरक्की को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही तो कहते हैं, राइट। सो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज द आउटकम ऑफ अर्थ समिट, और उससे मतलब रियो दी जेनेरियो वाले अर्थ समिट में एक्सेप्ट कर लिया गया था। उसके बाद मतलब ये बोला गया कि जो ज्यादा गैस एमिशन कर रहा है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। फिर भाई क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट भी साइन हुआ। आई होप आप समझ पा रहे हो कि कहने का मतलब क्या है, राइट। तो अब हम समझेंगे इंडिया स्टैंड्स ऑन इन्वायरमेंट इश्यूज। इंडिया के क्या क्या स्टैंड्स देखे गए इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर इन्वायरमेंट इश्यूज से रिलेटेड, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड 1997 क्योटो प्रोटोकॉल इन अगस्त 2002, राइट। इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल इंटरनेशनल एग्रीमेंट को अगस्त 2002 में साइन किया, राइट। एंड देन इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। इंडिया को इस एग्रीमेंट से और अदर डेवलपिंग कंट्रीज को, ऑल्दो चाइना को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, राइट। उसके बिहाइंड रीजन ये था कि इंडिया उस लेवल पे गैस एमिशन नहीं करता था, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, राइट, अगर हम 2000 की बात करें तो इस टाइम पे नॉर्थ कंट्री, आई मीन डेवलप्ड कंट्री, गैस एमिशन रेट इनका 3.8 टन अप्रॉक्स कुछ होता था, और इसी टाइम पे हमारा 0 पॉइंट कुछ होता था, मतलब एग्जैक्ट मुझे पॉइंट याद नहीं है, मान लेते हैं 0.1 या 2 अप्रॉक्स में मान लेते हैं, जस्ट फॉर नॉलेज, राइट। अप्रॉक्स में मान लेते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंड, समझने के लिए, राइट। तो कह सकते हैं कि इसी टाइम पर इंडिया ने प्रिडिक्शन करी कि 2030 तक 1.3 या 4 तक हम मतलब मुश्किल से पहुंचेंगे गैस एमिशन के रेट पे। करंट में 24 चल रहा है और ये प्रिडिक्शन 2000 में ही कर दी थी इंडिया ने कि 2030 तक हम 1.8 या 7 समथिंग कुछ अप्रॉक्स, बार बार बोलूंगा समझने के लिए, एनसीईआरटी में देख लेना, राइट। इतना मतलब प्रिडिक्शन कर दिया कि हम हाफ भी एमिशन नहीं करेंगे आपका 2030 तक। तो हम क्यों मतलब भाई एग्रीमेंट में आए, राइट। और इवन दो ग्रुप 8 की मीटिंग में, G8 की मीटिंग में जो कि जून 2005 में हुई थी, राइट, उसमें इंडिया पॉइंटेड आउट दैट द पर कैपिटा एमिशन रेट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री आर अ टाइनी फ्रैक्शंस ऑफ दोज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, मतलब बहुत कम, मतलब 1/3 पूरा 1/3 मतलब कम गैस एमिशन रेट है हमारा डेवलपिंग कंट्री का, ऐसा इंडिया ने पॉइंट आउट कर दिया था, राइट। तो बिल्कुल यार 1/3 से भी बहुत कम है, राइट। बाकी कुछ चीजों में पार्टिसिपेशन किया इंडिया ने, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास किया 2001 में, आउटलाइंस इनिशिएटिव टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का इनिशिएटिव। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी मतलब एनकरेज किया ताकि रेन्यूएबल एनर्जी यूज मतलब Similarly, the Electricity Act of 2003 encourages the use of renewable energy, right? इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी एक्ट भी मतलब पास किया। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने मतलब इंडिया को क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट से एग्जेम्प्ट कर दिया तो भाई हम कुछ ग्लोबल लेवल पे डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, करेंगे, राइट। हाँ, जिस दिन हम गैस एमिशन आपके लेवल पे करेंगे ना उस दिन हम एग्रीमेंट में भी आ जाएंगे, लेकिन कुछ इनिशिएटिव तो हमने भी लिया था, राइट। ये सारे एक्ट ही इनिशिएटिव है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की एग्जैक्टली यही स्टैंड थे, राइट। क्वेश्चन आ सकता है कई बार कि मतलब कौन सा एक्ट कब पास हुआ था। बाकी रिव्यू ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट्स एट द अर्थ समिट इन रियो वाज अंडरटेकन बाय इंडिया इन 1997। 1997 के अंदर इंडिया ने ना अर्थ समिट के बाद कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे, राइट। इनफैक्ट इंडिया ने हेल्प भी मांगी थी फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्री से कि हमारे पास अभी उतने रिसोर्सेस मतलब उस लेवल पे नहीं है, फाइनेंशियली हम बहुत वीक हैं, हमारी आप हेल्प करें, राइट। हमारी हेल्प करें ताकि हमारी डेवलपमेंट भी इंश्योर हो सके, राइट। अब ग्लोबल लेवल पे एनवायरनमेंट एक कंसर्न है वर्ल्ड में, बट डेवलपिंग कंट्री के लिए दो कंसर्न है, एनवायरनमेंट तो है ही, ऑल्सो यहाँ पर डेवलपमेंट मैनेजमेंट इकोनॉमिक, राइट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत बड़ा कंसर्न है। मतलब डेवलपिंग कंट्री के लिए तो दो कंसर्न हो गया, एनवायरनमेंट तो हुआ ही, साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करना भी बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, राइट। बिकॉज उतना फाइनेंशियल हम स्ट्रांग कहाँ है, राइट। तो हेल्प भी मांगी थी मतलब इंडिया ने, ऐसी बात नहीं है, राइट।
तो सिंपल। तो अब हम समझेंगे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, राइट। इन्वायरमेंट को मतलब बचाने का जो मूवमेंट देखा जाता है वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, राइट। So there are some most significant response to the challenge of environmental degradation has come from groups, right? जो भी ग्रुप्स की फॉर्म में environmental degradation को लेके challenges आ रहे हैं ना, उसके प्रति मतलब उसके लिए कुछ significant response देखने को मिलते हैं। And environmentally conscious volunteers working in various parts of the world, right? इन्वायरमेंटल कॉन्शियस मतलब जो भी है वॉलंटियर्स, वो वर्किंग भी करते दिख रहे हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अलग अलग कंट्री से, राइट। अब जैसे अगर हम बात करें फॉरेस्ट मूवमेंट की, साउथ में फॉरेस्ट मूवमेंट इन मैक्सिको, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका एंड इंडिया, just to list a few examples are faced with enormous pressure, right? जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे जितने भी जंगल, जैसे उत्तराखंड का एग्जांपल है, उत्तराखंड में मतलब चिपको मूवमेंट देखा गया था, राइट। चिपको मूवमेंट की स्टार्टिंग वुमेन से हुई थी। अब ये मूवमेंट क्या था? चिपको मूवमेंट का मतलब ये था कि कई सारे स्पोर्ट्स वर्कर ने, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर ने मतलब जंगल में जाके पेड़ों को काटने की कोशिश करी ताकि वो स्पोर्ट्स के मतलब जो भी चीजें हैं वो बना सके। अब सभी मतलब फीमेल्स ने वुमेन्स ने पेड़ को पकड़ लिया, राइट, कि भाई इसे काटने से पहले हमें काटो। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल चिपको मूवमेंट, राइट। टू अंडरस्टैंड दिस मूवमेंट, आई मीन फॉरेस्ट मूवमेंट, ध्यान रखना बहुत से सारे मूवमेंट देखे गए अलग अलग मतलब कंट्रीज में, राइट। इसीलिए इस टॉपिक का नाम एनवायरमेंट मूवमेंट मतलब रखा गया है, राइट, कि इन्वायरमेंट को बचाने का मूवमेंट, राइट। ऐसा ना हो कि यार भाई हर जगह मतलब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और रिवर्स हटा के मतलब और रिवर्स हटा के डैम्स वगैरह बना रहे हैं, तो लोग भी तो डिस्प्लेस होते हैं ना, राइट। तो ग्रुप विच इज वर्किंग अगेंस्ट मिनरल एक्सट्रैक्शन कंपनी एज इट लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज एक्सेट्रा, राइट। ये ग्रुप जो है वर्किंग कर रहा है मिनरल एक्सट्रैक्शन कंपनी के अगेंस्ट में, राइट, बिकॉज कम्युनिटीज की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जो वहां के लोकल लोग हैं उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ रहा है, राइट। तो ये ग्रुप इस पर भी वर्किंग कर रहा है। बाकी अनदर ग्रुप ऑफ मूवमेंट्स, इनके अलावा भी और ग्रुप ऑफ मूवमेंट्स देखा जाता है प्रो रिवर्स को लेके, मतलब रिवर्स को लेके, आर दोज इन्वॉल्व इन स्ट्रगल्स अगेंस्ट मेगा डैम्स, डैम्स के खिलाफ, क्योंकि रिवर्स की जगह पर डैम्स बनाना, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा रिवर, राइट। अब रिवर्स को डिस्प्लेस मतलब रिवर्स के रिप्लेस पे डैम्स की कंस्ट्रक्शन करना, अच्छी बात है, डैम्स बनेगा तो इरिगेशन और बढ़ेगी, राइट। बट यार वहां के लोकल लोगों को तो डिस्प्लेस होना पड़ेगा ना, तो इस वजह से नर्मदा को बचाने के लिए आंदोलन मतलब किया गया था लोगों ने, मतलब क्योंकि उनको डिस्प्लेस होना पड़ रहा था। तो इज वन ऑफ द बेस्ट नोन टू दिस मूवमेंट। ये जो प्रो रिवर का मूवमेंट है ना, उसका एक बेस्ट एग्जांपल यही है नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा रिवर, राइट। आई होप अब आप समझ पाए हो कि मतलब इन्वायरमेंटल मूवमेंट का मतलब आखिरकार क्या है, राइट। क्योंकि इन्वायरमेंट जो डिग्रेड हो रहा है ना, ये कई रीजंस की वजह से हो रहा है, यानी कई कारण की वजह से, राइट। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट इतना आप लिख दो बहुत है, पता होना चाहिए, राइट। तो सीयूईटी में एक एक वन वन मार्क्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते ही है। अब जैसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, चिपको मूवमेंट की स्टार्टिंग किससे हुई थी, तो मतलब वुमेन से हुई थी, राइट। 10th में भी आपने पढ़ा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाले चैप्टर में, राइट। तो कुछ बातें मतलब नई नहीं है आपके लिए, वही रिपीट होती है, थोड़ा लेवल अप हो जाता है बस। तो अब हम समझेंगे रिसोर्सेज जियोपॉलिटिक्स, राइट। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रिसोर्सेज को लेके बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स देखी जाती है, मतलब कि ओवरऑल वर्ल्ड में कैसे रिसोर्स को लेके बहुत डिबेटेबल इश्यूज भी कई बार देखे गए हैं, राइट। तो एक एग्जांपल से हम समझेंगे, थ्रू आउट दी कोल्ड वॉर एरा पीरियड फ्रॉम 1945 टू 1991, कोल्ड वॉर एरा वाले पीरियड में द इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ, जितनी भी नॉर्थ की इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थी, they adopted a number of methods to ensure a steady flow of resources, right। नॉर्थ की जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थी ना, उन सारी कंट्री ने मतलब कुछ मेथड्स अडॉप्ट करे टू एंश्योर अ स्टेडी फ्लो ऑफ रिसोर्सेस, राइट, ताकि मैक्सिमम लेवल पर रिसोर्सेस और उसका फ्लो इंश्योर हो सके, राइट। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी वॉर वाला पीरियड हो तो उसमें रिसोर्सेज बहुत मैटर करते हैं ना, राइट। तो
भाई नॉर्थ की इंडस्ट्रियलाइज कंट्री ने कुछ मेथड्स अपनाए, एंड देन द ग्लोबल इकोनॉमी रिलाइड ऑन ऑयल फॉर मच ऑफ द 20th सेंचुरी एज अ पोर्टेबल एंड इंडिस्पेंसिबल फ्यूल, राइट। 20th सेंचुरी के टाइम पे ना ज्यादातर मतलब ग्लोबल की इकोनॉमी थी ना, वर्ल्ड की इकोनॉमी, वो किस चीज पे डिपेंड थी? फ्यूल पे, राइट। मतलब कि एक ऑयल पे पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती थी पूरे 20th सेंचुरी के टाइम पे, राइट। सो द इमेंस वेल्थ एसोसिएटेड विद ऑयल जनरेट्स पॉलिटिकल स्ट्रगल्स टू कंट्रोल इट, राइट। तो पॉलिटिकल स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा देखा गया इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ऑयल भी ना एक मेजर रिसोर्स है, राइट। तो ऑयल का प्रोडक्शन भी ना ग्लोबल लेवल पे मतलब एक रिसोर्स तो है ही, पॉलिटिक्स कई बार इस चीज पे भी देखी जाती है, राइट। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि मतलब 20th सेंचुरी के टाइम पे जो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी वो बिल्कुल मतलब फ्यूल पे, आई मीन ऑयल पे, ऑयल के प्रोडक्शन पे डिपेंड होती थी, राइट। और एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें स्पेसिफिकली द गल्फ रीजन, मतलब कि स्पेसिफिक अगर हम गल्फ रीजन की बात करें वेस्ट एशिया की, तो अकाउंट्स फॉर अबाउट 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन, राइट। 100% में 30% जो ऑयल का प्रोडक्शन है ना वो वेस्ट एशिया में गल्फ रीजन में है, राइट। दिखती बात है कि भाई इस चीज को लेके भी ना, रिसोर्स को लेके भी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स देखी जाती है वर्ल्ड में, राइट। वाटर भी एक मतलब अनदर क्रूशियल रिसोर्स माना जाता है, बहुत प्रीशियस है वैसे तो, ये भी एक क्रूशियल रिसोर्स मतलब है दैट इज रेलिवेंट टू ग्लोबल पॉलिटिक्स, बहुत रेलिवेंट भी है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, बिकॉज वाटर इज एवरीथिंग फॉर अस, बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एक्सेट्रा, राइट। कितनी चीजों में इसका यूज है, राइट। वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट्स भी देखा गया है, राइट। रीजनल वेरिएशंस एंड द इंक्रीजिंग स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड point to the possibility of disagreement over shared water resource as a leading source of conflict in the 21st century, right। 21st century के टाइम पे मतलब इसी शताब्दी में वाटर शेयरिंग को लेके भी डिस्प्यूट देखे गए हैं, बहुत वेरिएशन देखे गए हैं स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर को लेके, कि साफ पानी की कमी बहुत है, है तो आखिरकार ये एक एनवायरमेंट का ही एक पार्ट, राइट। बहुत सारे आगे मतलब हमने एशिया में भी देखा है कि बहुत ज्यादा वाटर शेयरिंग को लेके कन्फ्लिक्ट्स डेवलप हुए हैं, राइट। बाकी आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ ये भी एक अनदर क्रूशियल रिसोर्स है, राइट। कन्फ्लिक्ट भी देखे गए हैं 21st सेंचुरी के टाइम पे वाटर रिसोर्स को लेके, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। right, the countries that share rivers, and many countries do share rivers, are involved in military conflict with each other, right। कई कंट्री रिवर शेयर करती हैं, कई कंट्रीज के बीच मतलब बहुत सारी वाटर शेयरिंग्स होती है रिवर्स के थ्रू, राइट। और वो इन्वॉल्व भी मतलब देखी जाती है मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स में, राइट। मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट भी देखी जाती है विद ईच अदर, राइट। जैसे पाकिस्तान से इंडस वाटर आ रही है तो भाई इंडस वाटर को लेके बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स देखे गए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच, राइट। तो कुछ इस तरह से मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट मतलब देखी जाती है, राइट। तो आई होप आप रिसोर्स जियो पॉलिटिक्स को अच्छे से समझ पाए हो कि हाँ रिसोर्स को लेके भी ग्लोबल लेवल पे पॉलिटिक्स देखी जाती है, राइट। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, दैट इज राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल। ये वो लोग होते हैं जो कि कंट्री के ही मूलभूत निवासी होते हैं, राइट, जिनकी स्टार्टिंग ही उस देश से होती है, जैसे हमारे कंट्री के इंडिजीनियस शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आदिवासी, राइट। अब यूनाइटेड नेशन डिफाइन इंडिजीनियस पॉपुलेशन आर कंप्राइजिंग the descendant of pupils who inhabited the present territory of a country at the time when person of a different culture or ethnic origin arrived there from other parts of the world and overcome them, right, overcame them, right। देखो यूएन की मतलब डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है ना वो उसी कंट्री के पार्ट होते हैं जहां पे उनका जन्म होता है और फिर वो वहां के मूलभूत निवासी हो जाते हैं, राइट। जैसे हम बात अगर इंडिया की करें, राइट, तो इंडिया में मतलब आदिवासी जब आए थे तो एकदम स्टार्टिंग से उनका जन्म यहाँ हुआ था, तो वो यहीं के ही कहलाए कि भाई हमारे कंट्री के इंडिजीनियस शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो इंडिजीनियस पीपल कैरी ऑक्यूपाई एरियाज इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। अलग अलग मतलब कॉन्टिनेंट में ना इंडिजीनियस पीपल ऑक्यूपाई हैं, मतलब अलग अलग जगह रहते हैं, राइट। जस्ट फॉर एग्जांपल देयर आर 20 लाख इंडिजीनियस पीपल कॉर्डिलेरा रीजन्स, राइट, जो कि फिलीपींस में पड़ता है,
10 लाख मैफ्यूशे पीपल ऑफ शाइल शिले, मतलब कुछ भी जैसे भी कह लो समझ आना चाहिए। 6 लाख ट्राइबल पीपल ऑफ दी चिटागोंग हिल ट्रैक जो कि बांग्लादेश में, राइट। 35 लाख नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्स, 50,000 kuna living east of Panama Canal, 10 lakh small peoples of the Soviet North, राइट। तो कुछ इस तरह से अलग अलग कंट्री के इंडिजिनियस पीपल हैं जो कि जिनके नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। कई बार मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, राइट। द वर्ल्ड व्यूज ऑफ इंडिजीनियस सोसाइटीज, अगर हम पूरे इंडिजीनियस सोसाइटीज के वर्ल्ड व्यूज के बारे में बात करें या फिर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशंस, ज्योग्राफिकल लोकेशन होने के बावजूद भी आर स्ट्राइकिंगली सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू लैंड एंड द वैरायटी ऑफ लाइफ सिस्टम्स सपोर्टेड बाय इट, राइट। मतलब ये कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि यार जो भी वर्ल्ड के अंदर इंडिजीनियस पीपल है ना, अलग अलग कंट्री का अलग अलग इंडिजीनियस, राइट, हर किसी को मतलब कह सकते हैं कि अलग से एक पोजीशन दी हुई है, बट many issues related to the rights of indigenous communities have been neglected in domestic and international politics for very long। बहुत लंबे समय से इंडिजीनियस पीपल की ना एक बहुत ज्यादा डिमांड या फिर कह सकते हैं अपील रही है गवर्नमेंट से, राइट। एक तो ये कि कई सारे इश्यूज देखे गए हैं कि इनको मतलब नेग्लेक्ट किया जाता है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो किया ही जाता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी किया जाता है, राइट। तो इसीलिए इनकी डिमांड है कि मतलब इनको राइट्स मतलब मिले, मतलब जैसे और सब हैं वैसे ही इनको कंसिडर किया जाए। तो इसी का एक मतलब एग्जांपल हम ये कह सकते हैं, द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स वाज फॉर्म्ड इन 1975, राइट। अब आप देखो यहाँ पर इंडिजीनियस पीपल का ना पूरा काउंसिल फॉर्म्ड हो गया 1975 में, राइट। एंड द काउंसिल बिकेम सब्सिक्वेंटली द फर्स्ट ऑफ 11 इंडिजीनियस एनजीओस, राइट। फर्स्ट 11 इंडिजीनियस जितने एनजीओस चल रहे थे ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि स्पेसिफिक इनके राइट्स को पूरा करते थे, उनके कंपैरेटिवली ये वाला काउंसिल मतलब टू रिसीव कंसल्टेटिव स्टेटस इन दी यूएन, राइट। इस काउंसिल ने रिसीव कर लिया कंसल्टेटिव स्टेटस पूरे यूनाइटेड नेशन ने, पूरे यूनाइटेड नेशन के अंदर, राइट। तो मतलब अचीवमेंट कह सकते हैं, और इंडिजिनियस पीपल के राइट्स को मतलब जो उनकी डिमांड थी कि इनको भी मतलब एक पोजीशन मिलनी चाहिए, इनको भी अधिकार मतलब होना चाहिए, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आई होप आपको समझ बहुत अच्छे से आ गया है। इस पूरे चैप्टर में हमने इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझा, राइट। सारे टॉपिक्स कवर करे जो जो इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड थे, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी आप सब जानते ही हैं और बहुत जल्द आपको लास्ट चैप्टर भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक का ग्लोबलाइजेशन इसी चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद हम सेकेंड बुक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंडियन पॉलिटिक्स। लास्ट 4 चैप्टर भी उसके बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।